सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th स्टूडेंट्स, और ये लेक्चर नंबर 2 है आपके लिए। सबसे पहले इससे पहले कि क्लास शुरू करूं, आप लोग कैसे हैं और ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये क्लास नंबर 2 है, ठीक है। और हम कर रहे थे द्वितीयक क्रियाएं, तो आज नोट्स के साथ ही मैंने क्लास स्टार्ट कर दिया है। तो द्वितीयक क्रियाएं ये वाला चैप्टर मैंने आपको काफ़ी हद तक करा दिया था, पर चूंकि परिभाषा वगैरह नहीं बताई थी तो एक बार परिभाषा वगैरह फटाफट से देखते हुए चलेंगे हम लोग। तो सबसे पहले द्वितीयक क्रियाओं में, अगर द्वितीयक क्रियाएं जो हैं, यानी कि जिसे द्वितीयक क्रियाओं को हम क्या बोलते हैं अंग्रेज़ी में हम कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़, है ना। द्वितीयक क्रियाएं, तो ये जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है इसकी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं फटाफट से, कि पेपर में अगर आ जाए 1 मार्क्स का परिभाषा लिखने को तो आप 1 मार्कर में क्या लिख के आएंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि द्वितीयक क्रियाएं वैसी आर्थिक क्रियाएं होती हैं। मैंने द्वितीयक क्रियाएं क्या होती हैं आपको लास्ट लेक्चर में काफ़ी डिटेल में समझाया है। जिनको नहीं समझ में आया वो पिछला वीडियो एक बार जा करके रिवाइज कर सकते हैं फटाफट से। द्वितीयक क्रियाएं वैसी आर्थिक क्रियाएं होती हैं जिसमें प्राकृतिक संसाधनों या प्राथमिक गतिविधियों से प्राप्त वस्तुओं को नए प्रकार की वस्तु में बदल दिया जाता है। मैंने बताया था आपको कि जो प्राथमिक क्रियाएं होती हैं, प्राथमिक क्रियाएं जैसे खेती वगैरह का एग्जाम्पल दिया था। खेती एक प्राथमिक क्रिया है, और इस खेती से मान लो आपको मिल गया चावल, है ना। चावल की मदद से आपने क्या बना दिया, मान लो आपने बना दिया कुरकुरे। चलो ये लोकल एग्जाम्पल लग रहा है आपको, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो आपको खनन के माध्यम से, खनन की मदद से आपको मिल गया, क्या मिल गया आपको खनन की मदद से, मान लो आपको मिल गया लोहा, ठीक है। इस लोहे को आपने किस में बदल दिया, बर्तन में बदल दिया। तो ये जो लोहा है ये प्राथमिक क्रिया, कौन सी क्रिया, प्राथमिक गतिविधि से प्राप्त वस्तु है, और इसका रूप आपने क्या कर दिया, बदल दिया। इसी के लिए यहाँ पे परिभाषा में देखिए, द्वितीयक क्रियाएं वैसी आर्थिक क्रियाएं होती हैं जिसमें प्राकृतिक संसाधनों या प्राथमिक गतिविधियों से प्राप्त वस्तुओं को नए प्रकार के वस्तु में बदल दिया जाता है। ये मैंने आपको बताया था, वही परिभाषा यहाँ लिखी हुई है। उदाहरण के लिए गेहूं से ब्रेड बनाना, है ना, कपास से कपड़ा बनाना, लोहे से मशीन या गाड़ी बनाना, तो ये सब कौन सी क्रियाएं हो जाएंगी, द्वितीयक क्रियाएं हो जाएंगी। क्लियर है, ठीक है। तो द्वितीयक क्रिया के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फटाफट से देख लेते हैं। इनको मैं जल्दी जल्दी निकाल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये हमने कर लिया था लास्ट लेक्चर में, नोट्स के साथ है, इसलिए एक बार फटाफट से इसको देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्या कहता है वो, दूसरा कहता है द्वितीयक क्रिया में कि इस क्रिया से प्राकृतिक साधनों के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। मतलब द्वितीयक क्रिया से प्राथमिक साधनों या प्राकृतिक साधनों के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, एक बार और उदाहरण दे देता हूं। मान लो अगर आपने चावल निकाला खेती करके, प्राथमिक क्रिया से निकला, और ये जो चावल है आपने क्या बनाया, खेती करके चावल। ये कौन सा साधन है, चावल प्राकृतिक साधन है। चावल कैसा साधन है, प्राकृतिक साधन है, या हम कह सकते हैं चावल प्राथमिक क्रिया से प्राप्त होने वाला साधन है या वस्तु है। इसके ऊपर आपने काम किया, और काम करके आपने इसको बदल दिया, मान लो कुरकुरे में। किस में बदल दिया, कुरकुरे में बदल दिया, ठीक। तो ये कौन सी क्रिया हो गई आपकी, द्वितीयक क्रिया हो गई। क्यों, क्योंकि ये जो वस्तु है ये ऑल टुगेदर कैसी वस्तु है, नई वस्तु है, इसलिए ये द्वितीयक क्रिया हो गई। लेकिन चावल आपने
मान लो आपने 10 किलो चावल उगाया, 10 किलो चावल मान के चलो 50 रुपये का 1 किलो चावल बिकेगा। तो 50 रुपये के हिसाब से 10 किलो चावल मार्केट में कितने रुपए का बिकेगा भाई? 500 रुपये का। लेकिन 10 किलो चावल की मदद से आप क्या बना रहे हो सर? कुरकुरे बना रहे हो। क्या बना रहे हो आप? कुरकुरे बना रहे हो। तो जब आप 10 किलो चावल की मदद से कुरकुरे बनाओगे तो ये 10 किलो चावल से जितना कुरकुरे बनेगा वो सारा कुरकुरे कुछ नहीं तो कम से कम 5000 रुपये में बिकेगा। तो क्या चावल की कीमत जो 500 रुपये थी वो बढ़ी या नहीं बढ़ी? बढ़ी, और वो भी ठीक ठाक मात्रा में बढ़ गई, बहुत अच्छी खासी मात्रा में बढ़ गई। इसी के लिए यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है, पहली वाली लाइन, कि इस क्रिया से प्राकृतिक साधनों के मूल्य में वृद्धि होती है। ठीक, इसके बाद दूसरा क्या लिखा हुआ है? दूसरा लिखा हुआ है कपास से अधिक, उदाहरण है ये, कपास से अधिक मूल्यवान कपास से बना कपड़ा होता है। आप कपड़ा खरीदने जाओ, एक टी शर्ट, एक शर्ट, एक पैंट आपको 2000, 3000, 1000, 1500 ऐसे में मिलेगा। लेकिन जब कपड़ा जिस चीज़ से बनता है, जैसे मान लो कपास से बनता है कपड़ा, तो कपास काफ़ी सस्ता होगा, लेकिन कपास की मदद से बना हुआ जो सामान है, मतलब जो कपड़ा है, वो काफ़ी महंगा होगा। दूसरा उदाहरण सोच करके देखो आप, अगर आप मार्केट में 1 किलो आटा खरीदने जाओ तो 1 किलो आटा आपको ठीक ठाक मतलब 30, 35 या 40 रुपए में मिल जाएगा। 1 किलो आटे में कितनी रोटियां बन जाएंगी आप सोच सकते हो। लेकिन मार्केट में अगर पकी पकाई बनी बनाई रोटी खरीदने जाओगे तो रोटी बहुत महंगा मिलेगा आपको, रोटी आपको बहुत महंगा मिलेगा। बात सुन आ रही है आपको? मतलब एक रोटी आपको 3-4 रुपए की, और 1 किलो आटे में आप मान के चलो कि कम से कम 100 रोटी बन जाएगी। मतलब अगर ज़्यादा हो रहा है तो ठीक है 70-80 बन जाएगी, लेकिन रेंज यही रहेगा। आप फिलहाल के लिए 100 मान लो। 100 रोटी 5 रुपये के हिसाब से 500 है ना। एक रोटी मान लो 5 रुपये का बिक रहा है तो 500 रुपये की कमाई होगी। और 1 किलो आटा कितने का बिक रहा था? 40 रुपये का, 50 रुपये का। तो जो द्वितीय क्रियाएं हैं वो प्राकृतिक संसाधनों के मूल्य में वृद्धि कर देती हैं। इस लाइन की इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं। दूसरा उदाहरण दिया हुआ है, लौह अयस्क से अधिक मूल्यवान इस्पात है। द्वितीय क्रियाएं, ये थोड़ा सा एक पॉइंट गड़बड़ हो गया है, इसको आप डिलीट कर लेना, ये कुछ भी नहीं है फिलहाल के लिए। मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण मैंने आपको पढ़ाया था, पर विनिर्माण की अगर पेपर में परिभाषा आ जाए तो परिभाषा क्या लिख के आओगे आप? परिभाषा में आप लिख करके आओगे कि प्राकृतिक संसाधन या कच्चे माल को श्रम, मशीनों, औजारों, तकनीक तथा प्रक्रियाओं की सहायता से उपयोगी वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया को विनिर्माण कहते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो प्राकृतिक संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन मतलब लोहा, गेहूँ, चावल, ये सब प्राकृतिक संसाधन है, मतलब डायरेक्ट हमें प्राथमिक क्रिया से मिल जाते हैं। तो जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनको आप श्रम की मदद से, मतलब मेहनत करते हो उनके ऊपर, क्या करते हो आप? मेहनत करते हो आप उनके ऊपर, आप श्रम की मदद से उनको बदल देते हो। किस में बदल देते हो? नई वस्तुओं में या उपयोगी वस्तुओं में। और उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विनिर्माण कहते हैं। आप प्राकृतिक संसाधन को उपयोगी वस्तु में जो बदल रहे हो, प्राकृतिक संसाधन को किस में बदल रहे हो आप? उपयोगी वस्तु में बदल रहे हो। आप उसको श्रम की मदद से बदल सकते हो, आप उसको मशीनों की मदद से बदल सकते हो, आप औजार का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। औजार का इस्तेमाल, तकनीक मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हो। आप प्रक्रियाओं मतलब अलग अलग प्रोसेस का इस्तेमाल, पहले ये किया फिर वो किया फिर वो किया, इस प्रकार से आप उपयोगी वस्तुओं में बदल सकते हो। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विनिर्माण कहते हैं। ठीक, अच्छा आगे थोड़ा सा ये टाइपिंग एरर है यहाँ पे, हाँ ठीक है। विनिर्माण में ये योग हटा लेना यहाँ से, ये नहीं है कुछ भी, इसको मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ।
विनिर्माण में, ये पूरा विनिर्माण है, ठीक है ना, इसको लिख लेना आप। विनिर्माण में एक ही प्रकार की वस्तुओं का विशाल स्तर पर निर्माण किया जाता है। विनिर्माण में क्या होता है, एक प्रकार की वस्तुओं का बहुत बड़े स्तर पे निर्माण किया जाता है। मतलब अगर मान लो चाकू, ये मान लो चाकू बनाने वाली अगर फैक्ट्री है और आप इसकी बड़ी सी फैक्ट्री में अगर चले जाओ तो आप देखोगे एक फैक्ट्री में एक बार में आपको कम से कम 50,000, 10,000, 20,000 चाकू ऐसे पड़े हुए दिखाई देंगे। आप बोलोगे बाप रे बाप, क्या कर रहे हो भैया? तो कुछ नहीं कर रहे हैं भैया, चाकू का विनिर्माण हो रहा है, और वो भी आधुनिक तरीके से, आज के तरीके से विनिर्माण किया जा रहा है। पुराने तकनीक से विनिर्माण नहीं हो रहा है, नए तरीके से जब विनिर्माण होता है तो नए तरीके से विनिर्माण करने पर, यानी कि आधुनिक तरीके से विनिर्माण करने पर एक ही प्रकार की वस्तु का कई बार, मतलब एक ही प्रकार की वस्तु का बहुत ज़्यादा संख्या में निर्माण किया जाता है। ठीक है, जब विनिर्माण बहुत ज़्यादा संख्या में किया जाएगा तो वहाँ पे जो लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कारीगर होगा वो विशिष्ट होना चाहिए, जो श्रमिक है वो कैसा होना चाहिए, वो विशिष्ट होना चाहिए। श्रमिक को विशिष्ट होना पड़ेगा, मतलब नॉर्मल श्रमिक से आपका काम नहीं चलने वाला है। आपको ऐसे श्रमिक की आवश्यकता है जो कि एक्सपर्ट हो अपने काम में, अपने काम को फटाफट धड़ाधड़ करके दे दे। ठीक, अच्छा, इसके बाद तृतीय देशों के अधिकांश देशों में आज भी विनिर्माण को शाब्दिक अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तृतीय देश हम किसे कहते हैं? प्राथमिक देश, द्वितीयक देश और तृतीय देश। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, मैं उस डिस्कोर्स में नहीं जाना चाहूँगा। ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, आप देख सकते हैं इस वाले पॉइंट को। तृतीय विश्व युद्ध को विकासशील देश या ग्लोबल साउथ भी कहा जाता है, ये भी मैंने आपको बताया था, वो भी यहाँ पे नोट्स में लिख दिया है। अब आप बोलोगे कि सर इसको नोट्स में क्यों लिखा है? तो भैया तृतीय देश का नाम क्या होता है? तृतीय देश को हम विकासशील देश भी कहते हैं, ग्लोबल साउथ भी कहते हैं, है ना। ये सारे नाम आपसे पेपर में 1 नंबर के सवाल में पूछा जा सकता है। पूछेगा तृतीय देश इनमें से किससे संबंधित है, और फिर 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक नाम होगा ग्लोबल साउथ, तो आपको ग्लोबल साउथ टिक करके आना है। हो सकता है सवाल दे दे कि तृतीय देश इनमें से किससे संबंधित नहीं है, और फिर 4 ऑप्शन दे। एक ऑप्शन दे दे ग्लोबल साउथ, एक ऑप्शन दे दे विकासशील देश। विकासशील देश मतलब जो अभी भी विकास कर रहे हैं, मतलब जो अभी विकसित नहीं हुए हैं पूर्ण रूप से, है ना। विकासशील देश दे दे, ग्लोबल साउथ दे दे, है ना। और एक हो सकता है विकासशील देश का नाम ही दे दे, डायरेक्ट भारत दे दे आपको एक नाम, और चौथा दे दे आपको मान लो अमेरिका, है ना, या विकसित देश बोल दे, तो आपको चौथा ऑप्शन टिक करके आना पड़ेगा। ये क्या होते हैं तृतीय विश्व? मैंने आपको पिछले लेक्चर में डिटेल में समझाया है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है आप पहले पिछला लेक्चर देखिए, फिर ये वाला लेक्चर देखिएगा। अब हम बात करते हैं आधुनिक विनिर्माण की विशेषताएं। आधुनिक विनिर्माण की विशेषताएं कि मतलब आजकल जिस लेवल पे प्रोडक्शन हो रहा है आधुनिक स्तर पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी बड़ी सी फैक्ट्री आपको दिखाई दे रही होगी, है ना। तो जो आधुनिक स्तर पे जब विनिर्माण हो रहा है, जब बड़े स्तर पे विनिर्माण हो रहा है, पुराने तरीके नहीं जहाँ पे पूरे दिन में 1, 2, 3 जोड़ी कपड़े बनाए जा रहे हैं, 50 जोड़ी कपड़े बनाए जा रहे हैं, या 50 पेंसिल बनाया जा रहा है, या 100 पेन पूरे दिन में तैयार हुआ, उस तरीके से नहीं। आधुनिक तरीके से जब प्रोडक्शन हो रहा है, आधुनिक तरीके से जब विनिर्माण किया जा रहा है, वस्तुओं को तैयार किया जा रहा है, तब हम कहते हैं कि हमें पढ़ना है आधुनिक विनिर्माण की विशेषताएं। ये वाला टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सर। आपको इस टॉपिक में क्या याद रखना है?
आपको इस टॉपिक में अपने पेपर के लिए ये 5 पॉइंट्स याद रखने हैं। इनके नाम ये रटे पड़े हुए होने चाहिए आपको। अगर आपसे कोई पूछे कि आधुनिक विनिर्माण की विशेषताएं बताओ, तो आप कह सको उसको कि आधुनिक विनिर्माण की विशेषताएं में कौशल का विशिष्टीकरण आ जाएगा, यंत्रीकरण आ जाएगा, प्रौद्योगिकी नवाचार आ जाएगा, संगठनात्मक ढांचा एवं स्तरीकरण आ जाएगा, अनियमित भौगोलिक वितरण आ जाएगा। ये नाम आप कंठस्थ रखोगे, पेपर में 1 मार्कर ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। बिहार बोर्ड में पूछा जाता है कि बताओ इनमें से कौन सा आधुनिक विनिर्माण की विशेषता नहीं है या कौन सी आधुनिक विनिर्माण की विशेषता है, इस प्रकार से पूछ लिया जाएगा। ये 5 पॉइंट्स आपको रटे पड़े हुए होने चाहिए, सिर्फ ये नाम रटे पड़े हुए होने चाहिए। अभी हम इन पॉइंट्स को डिटेल में करेंगे, डिटेल में समझेंगे भी, लेकिन आपको सिर्फ नाम रटना है, अंदर की चीज़ों को सिर्फ समझना है। ठीक, तो ये रट लेना है। क्या करना है, इसको रट लेना है, मैंने लिख दिया। इसको आपको क्या करना है, रट लेना है। तो पहला क्या है, कौशल का विशिष्टीकरण। कौशल का विशिष्टीकरण मैंने आपको बताया, एक्सपर्ट लेबर की बात कर रहे हैं हम। एक ऐसा श्रमिक, एक ऐसा कार्मिक जो अपने कार्य में पारंगत हो, जो अपने कार्य को सटीकता से अंजाम दे सकता हो, जो अपने कार्य को कम समय में अधिक से अधिक मात्रा में कर सकता हो। जैसे शिक्षण में उदाहरण ले लेते हैं। अब मान लो मैं फिजिक्स का तो शिक्षक नहीं हूं, है ना। अब मुझे किसी ने कह दिया कि सर आप 12वीं क्लास की 12वीं कक्षा के छात्रों को, 12वीं कक्षा की छात्राओं को आप फिजिक्स पढ़ाइए। अब भैया अगर मैं फिजिक्स पढ़ाने के लिए बैठ जाऊंगा तो पता चलेगा कि फिजिक्स का एक चैप्टर, मान लो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पहला चैप्टर फिजिक्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो भी नाम है चैप्टर का, तो मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही पढ़ाने के लिए बैठा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ाने में मेरे को 3 महीने लग गए, जबकि नॉर्मली टीचर उस पूरे चैप्टर को 15 दिन में ख़त्म करा देते हैं। मुझे कितना टाइम लग गया, 3 महीने का टाइम लग गया। मतलब बाकी टीचरों के, मतलब जो विशिष्ट शिक्षक हैं, जो फिजिक्स के ही शिक्षक हैं, जो फिजिक्स के शिक्षक हैं, उनको हम क्या कह रहे हैं, विशिष्ट शिक्षक। क्यों? क्योंकि वो फिजिक्स में विशिष्टता रखते हैं, फिजिक्स में एक्सपर्ट नॉलेज रखते हैं। मेरे पास वो एक्सपर्ट नॉलेज फिजिक्स में नहीं है, तो मेरे को 3 महीना लग रहा है। उनके पास एक्सपर्ट नॉलेज है, उनको आधा महीना ही लग रहा है, मतलब 15 दिन लग रहे हैं। मुझे उनके मुकाबले 2.5 महीना ज़्यादा लग रहा है। मेरे खुद के शरीर के ऊपर भी वजन ज़्यादा पड़ रहा है, मेरे को मेहनत ज़्यादा लग रही है, और मैं बच्चों से फीस भी ज़्यादा ही लूँगा। मैं बच्चों को बोलूँगा कि देखा बच्चों, मैंने कितने डिटेल में कराया, मार्केट में जाकर के देखो, टीचरों ने 15-15 दिन में चैप्टर ख़त्म करा दिया है, और मुझे देखो मैंने 3 महीना लगाया इस चैप्टर में, इतना डिटेल में करवाया है। बच्चे तो है ना, मासूमियत की मूरत होते हैं, बच्चे बोलेंगे अरे हाँ सर बात तो सही कह रहे हैं, आपने 3 महीने में कराया। उन लोग कह रहे थे 15 दिन में ही कंप्लीट हो गया। अब बच्चे बेवकूफ़ बन रहे हैं, यहाँ पे बच्चों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, लेकिन बच्चे बन रहे हैं, भाई क्या कर सकते हैं, मासूम होते हैं बच्चे। तो आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है। तो कौशल का विशिष्टीकरण पहला है, आधुनिक विनिर्माण की विशेषता में पहला है कौशल का विशिष्टीकरण। तो हम पहला ये करने जा रहे हैं, कौशल का विशिष्टीकरण या उत्पादन की विधियां, जो भी आप इसका नाम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैंने लिखा है। मैंने कोई रेफरेंस बुक को नहीं उठाया है, मैंने सिर्फ एनसीईआरटी को उठाया है, और आपको सिर्फ एनसीईआरटी ही फॉलो करना है। एनसीईआरटी फॉलो करो। क्वेश्चंस की जब बारी आएगी तो हम धड़ाम धड़ाम क्वेश्चंस लगाएंगे, धूम धड़ाका मचा देंगे, मज़ा आएगा आपको। फिलहाल टॉपिक पे आते हैं, कौशल का विशिष्टीकरण। कौशल के विशिष्टीकरण में 2 बातें वो कह रहे हैं। पहली बात क्या कह रहे हैं? पहली बात वो कह रहे हैं कि शिल्प विधि से उत्पादन की लागत अधिक होती है और इसे आदेशानुसार बनाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात वो कह रहे हैं कौशल के विशिष्टीकरण से उत्पादन की लागत कम होती है और उत्पादन में वृद्धि होती है। 2 बातें वो कह रहे हैं इसमें। तो कौशल के विशिष्टीकरण का मतलब क्या है? कौशल के विशिष्टीकरण का मतलब ये है कि भैया देखो, अगर आप शिल्प विधि से, मतलब हाथों की मदद से अगर कोई सामान बना रहे हो, जैसे मान लो कि मैं कोई सामान ले सकता हूँ क्या, यहाँ पे मेरे सामने कुछ है क्या? हाँ, यही चाकू ही उठाते हैं, आज मुझे चाकू ही दिख रहा है, मैं क्या करूँ। ये जैसे ये चाकू है, ठीक है, इसका एक छोर आप देख सकते हैं, ये ब्लू कलर का एक छोर है,
ब्लू रंग का, और एक छोर है इसका, इसी से मैं अपने घर में सब्जियां वगैरह काटता हूँ, कच 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 कच, है ना। तो और एक छोर है इसका धारदार छोर है, जो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये बहुत तेज़ है, इस पर अगर मैं हाथ ऐसे कर दूँ काफ़ी तेज़ी के साथ तो मेरा हाथ कट जाएगा और मैं आपको अभी नहीं पढ़ा पाऊँगा। जो दूसरा हिस्सा है वो भी तेज़ है लेकिन उतना तेज़ नहीं है, एक्चुअल धार इसमें है। ये इस पर अगर मैं ऐसे देखो ऐसे कर रहा हूँ कोई फ़र्क नहीं है, इस पर करने की मेरी हिम्मत नहीं है उतनी ताकत के साथ। अच्छा, आपको क्या लगता है इस चाकू को, ये जो चाकू है, इस चाकू को अगर मैं हाथ से बनाऊं तो इस चाकू में सबसे पहले तो ये जो काटने वाला पोर्शन है एक हिस्सा ये है और दूसरा हिस्सा है प्लास्टिक का। और प्लास्टिक में भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ना डिज़ाइन दे रखा है, थोड़ा उठा हुआ है। इस हिस्से में भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ भी डिज़ाइन है, पीछे की साइड भी डिज़ाइन है, ये बीच में एक छेद किया हुआ है यहाँ पे, वो भी एक डिज़ाइन हो गया। इस तरीके से देखोगे तो इधर से भी एक लाइन जैसा आ रहा है सिस्टम, ठीक। अब अगर मैं बनाने के लिए जाऊँ इसको हाथ से तो भैया ये एक एक डिज़ाइन बनाने में मुझे एक एक घंटा लगेगा। ऊपर से जब मैं बनाऊंगा तो मैं लागत भी बढ़ा दूंगा। क्या बढ़ा दूंगा? लागत बढ़ा दूंगा। कैसे? तो भैया ये डिज़ाइन बनाना मजाक का काम तो है नहीं। जब मैं बनाऊंगा तो मैं बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। और एक दिन में पता चला, मैं सिर्फ इस हिस्से की बात कर रहा हूँ, सिर्फ प्लास्टिक वाले हिस्से की, सिर्फ इतना हिस्सा मुझे तैयार करने में एक दिन में मान के चलो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 तैयार कर लूँगा। अगर बहुत अच्छा काम कर लेता हूँ तो 5-10 तैयार कर लूँगा। अरे आप मान लो बहुत बड़े एक्सपर्ट हो, बहुत बड़े बड़े तुर्रम खां हो, तो आप 20 तैयार कर लोगे। अरे 50 तैयार कर लोगे, 50 मान लेते हैं हम कि आप एक्सपर्ट हो, आप विशिष्ट श्रमिक हो, तो आप कितना तैयार कर लोगे? 50 तैयार कर लोगे। लेकिन सोचो मशीन की मदद से अगर इसको बनाया जाए तो, मतलब एक नॉर्मल लेबर, मतलब मेरे जैसा इंसान पूरे दिन में बमुश्किल 5-7 तैयार करेगा। विशिष्ट, जो विशिष्ट होगा, जो एक्सपर्ट होगा इस कला में, जो निपुण होगा इस कला में, वो एक दिन में ऐसे 50 तैयार कर देगा। और यही काम अगर मशीन करे तो 1 घंटे में 50 तैयार करके फेंक देगी मशीन तो। और भैया ये वाला पोर्शन, इसकी भी तो कट, ये ऐसे ऐसे देख रहे हो यहाँ पे, इधर से देखो ध्यान से कि यहाँ पे ये ऐसा है स्लाइडिंग, मतलब ऊपर से इसका डिज़ाइन कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है। और इस साइड ये धार वाली साइड है चाकू में, ठीक है, ये धार वाली साइड है। तो इधर धार देने में अगर मेरे जैसा आदमी करे तो एक दिन में बमुश्किल 3-4 चाकुओं को धार दे पाएगा, मतलब इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ। और अगर विशिष्ट श्रमिक करे तो 40-50 चाकू तैयार कर देगा। और अगर मशीन करे तो 1 घंटे में 40-50 चाकू तैयार, पूरे के पूरे चाकू तैयार। तो यानी कि मैं पूरे दिन काम करूँगा और पूरे दिन की दिहाड़ी मान लो मुझे कोई दे रहा है कितना? 500 रुपया दिहाड़ी। तो एक दिन की एक लेबर की 500 चल रही है अभी मार्केट में। 500 रुपये किसी ने मुझे रखा और उसने मुझे काम दिया चाकू बनाने का, और मैंने तैयार करके दिया उसको एक दिन में 10 चाकू। तो एक चाकू को बनाने में कितनी लागत आ रही है? सोचो, 500 रुपये की लेबर में कितने चाकू बन रहे हैं? 10 चाकू। तो एक चाकू को बनाने में जो लागत है वो कितने की आ रही है? 50 रुपये की आ रही है एक चाकू को बनाने में। कैसे पता चला? 500 को 10 से भाग दे दिया। अब ये मैथ्स है, ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको कि मैथ्स अब इसमें कैसे निकाल रहे हैं, ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सुनो ध्यान से। लेकिन वहीं पे एक विशिष्ट श्रमिक है, उसको भी पैसा कितना दिया जा रहा है? 500 दिया जा रहा है। और उसने 500 रुपये में कितना चाकू बना करके तैयार कर दिया? 50 चाकू बना करके तैयार कर दिया। जब उसने 50 चाकू बना करके तैयार कर दिया तो यहाँ पे लागत कितनी हो जा रही है भैया? यहाँ पे लागत हो गई 500/50, बोले तो 10 रुपये की लागत आ रही है एक चाकू में। चाकू वही है, बल्कि हो सकता है मेरे द्वारा बनाई गई चाकू थोड़ी ख़राब भी हो सकती है, उतनी धारदार ना हो, उतना अच्छा डिज़ाइन, उतना अच्छा फिनिश ना किया हो मैंने। लेकिन जो एक्सपर्ट, जो कौशल का विशिष्टीकरण रखता है, जिस लेबर, जो विशिष्ट श्रमिक है, वो ऐसा कर देगा, वो बहुत तगड़ा माल तैयार करके देगा। इसी के लिए वो कह रहा है, अब पहला पॉइंट ध्यान से पढ़ो, कि शिल्प विधि से, मतलब हाथों की मदद से उत्पादन में जो लागत होती है वो क्या होती है? अधिक होती है।
और इसे आदेशानुसार बनाया जाता है कि मतलब ऑर्डर आया तो हमने बना करके दे दिया। ठीक है। दूसरा वो कह रहा है कौशल के विशिष्टीकरण से, अगर किसी ने कौशल का विशिष्टीकरण कर रखा है, एक्सपर्ट है वो अपने काम में, तो उससे उत्पादन की लागत में क्या होती है, कमी आ जाती है। बताया मैंने कैसे, ये वाला उदाहरण और ये वाला उदाहरण से आप रिलेट कर सकते हो। तो लागत में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, साथ ही साथ उत्पादन में भी वृद्धि हो रही है। मैं बना के दे रहा हूं 10 चाकू एक दिन में, और जो विशिष्ट श्रमिक है वो बना करके दे रहा है एक दिन में 50 चाकू, है ना। मैं पढ़ा के दे रहा हूं 3 महीने में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूरा चैप्टर, और जो विशिष्ट है टीचर, जो शिक्षक विशिष्ट हैं फिजिक्स में, वो 15 दिन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा खत्म कर दे रहे हैं। तो ये चीज है। ठीक। तो हम पढ़ रहे थे आधुनिक विनिर्माण की विशेषताएं, उसमें पहला पॉइंट था कौशल का विशिष्टीकरण, वो हमने कर लिया। दूसरा पॉइंट है आपका यंत्रीकरण। यंत्रीकरण का मतलब क्या हो गया, यंत्रीकरण का मतलब हो गया मैकेनाइजेशन, MECHANISATION। मैकेनाइजेशन का मतलब हो गया जब आप मशीन की सहायता से उत्पादन करने लग जाओ तो हम उसे यंत्रीकरण कहते हैं। ठीक। तो यंत्रीकरण में आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है, मतलब ध्यान समझना है आपको कि यंत्रीकरण का अर्थ है कार्य को मशीन की सहायता से पूरा करना। जाहिर सी बात है, जब आप किसी कार्य को पहले नॉर्मल लेबर कर रहा था, फिर विशिष्ट लेबर आया, और अब क्या आ गया, यंत्र आ गए, मशीन आ गए। तो यंत्रीकरण का अर्थ है कार्य को मशीन की सहायता से पूरा करना। ठीक। स्वचालित मशीनें यंत्रीकरण की विकसित अवस्था है। मतलब एक होता है यंत्रीकरण, जैसे देखो अब पहले आई, सबसे पहले इंसान चलता था पैदल, फिर इंसान चलने लग गया टमटम पे, घोड़ा गाड़ी पे, इन पे चलने लग गया। फिर आया कार, वो भी पुराने ज़माने वाला कार, बहुत पुराना मॉडल है ना, जो बहुत तेज़ आवाज़ भी करेगा, चलेगा भी बहुत धीरे धीरे। फिर आई एडवांस कारें जैसे मर्सिडीज़, BMW, काफ़ी तेज़, AC भी चल रहा है कार में, गाने भी सुन रहे हैं कार में ही स्क्रीन लगा हुआ है, वीडियो कॉल पे मम्मी से बात भी हो रही है और हम कार भी ड्राइव कर रहे हैं। और अब आ गई हैं और एडवांस कारें, मतलब कार अपने आप में एक मशीन है, लेकिन अब और एडवांस कार आ गई है। एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला ने जो कार बनाई है वो कैसी कार है, टेस्ला ने जो कार बनाई है वो ऑटोमेटिक कार है। वो ऑटोमेटिक कार है, मतलब उसमें आपको ड्राइव करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप बस बैठे रहो और उसको कमांड दे दो कि मुझे इस जगह से इस जगह तक जाना है। वो अपने आप सामने देखते हुए कि हाँ यार यहाँ गाड़ी आ रही है तो दाएं ले लो, फिर बाएं ले लो, फिर इधर कर लो, फिर इधर कर लो, ऐसे करते करते वो चला ही जाएगा और चला ही जाएगा। तो यानी कि जो वैसे यंत्र जो स्वचालित हैं, स्वचालित मतलब जो खुद से चलेंगे, एक बार बस उनको कमांड देने की ज़रूरत है, तो वैसे यंत्र, वैसी मशीनें यंत्रीकरण का और भी विकसित रूप हो गई हैं। तो अब यंत्र उस प्रकार के आने लग गए हैं, एक बार कमांड दे दो वो अपने आप, मतलब ऐसे यंत्रों के पास क्या होगा, खुद का दिमाग होगा। जैसे कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि पहले मान लो चप्पल बनाने वाली मशीन है, तो चप्पल बनाने वाली मशीन पहले आप कटिंग करते थे, फिनिशिंग करते थे, फीते लगाते थे, डिज़ाइन करते थे, पैकिंग करते थे, जब जाके तैयार होता था। अब आपने मान लो कमांड दे दिया, दिमाग वाली मशीन आ गई, मान लो आप फुल्ली ऑटोमेटिक, आपने कमांड दे दिया कि भैया आज का दिन सोमवार है, सोमवार के दिन मुझे 5000 मशीनें चाहिए, 5000 चप्पल बनाने हैं। तो वो मशीन ने काम शुरू कर दिया अपना। 2 घंटे के बाद मशीन ने 1000 चप्पल बना दिया है, और मशीन को लगता है कि अब वो गर्म हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा, तो अब उसको थोड़ी देर आराम करने की ज़रूरत है। मान लो उसे लगता है कि उसे आधा घंटा रिलैक्स करना चाहिए, तो अब आपको उसे बंद करने की ज़रूरत नहीं है, उसके पास दिमाग है, आपने उसको कंप्यूटर से जोड़ दिया है ना। अब वो मशीन खुद को बंद कर लेगी आधे घंटे के लिए, और फिर खुद ही आधे घंटे बाद खुद ही शुरू हो जाएगी। मतलब जो इंसान की पहले ज़रूरत थी यंत्रीकरण के आने से, और वो भी ऐसे वाले यंत्र जो स्वचालित हैं, उनके आने से जो लेबर हैं, जो श्रमिक हैं, उनकी मांग क्या हो जाएगी, बाजार में कम हो जाएगी, है ना।
ठीक है। कंप्यूटर से युक्त मशीनें सोचने के लिए विकसित की गई हैं, मैंने बता दिया आपको कि वो कंप्यूटर से लिंक्ड होती हैं। तो ये 3-4 बातें हैं, इतनी बातें आप सोच पाओ। अब आपको इसको क्या करना है, क्या ये तीनों पॉइंट आपको रटने हैं? जी नहीं। आपको क्या रटना है, मैंने आपको बताया, आपको ये 5 पॉइंट्स नाम पूरे रट लेने हैं कि आधुनिक विनिर्माण की विशेषताओं में 5 ये चीज़ें आती हैं, ये आपको रट लेना है। ये 5 पॉइंट आपको रटे हुए होने चाहिए। अंदर की चीज़ें, कौशल के विशिष्टीकरण में ये सब रटना है? बिल्कुल नहीं रटना है। यंत्रीकरण में ये 3 पॉइंट रटने हैं? बिल्कुल नहीं रटने हैं। तो करना क्या है सर? करना ये है प्यारे बच्चे कि जब आपसे यंत्रीकरण के ऊपर कोई चर्चा करे, कोई बात करे, तो आप यंत्रीकरण के बारे में ये 2-3 बातें टूटी फूटी भाषा में ही सही आप बता पाओ, आप रख पाओ अपनी बात को साफ साफ भाषा में, शुद्ध भाषा में। आपको बस इतना सा प्रयास करना है। और बाकी जो हेडिंग्स हैं, यंत्रीकरण जो नाम है, ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। फिर है प्रौद्योगिकीय नवाचार, मतलब टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, इसे बोलेंगे अंग्रेजी में। ठीक, देखो प्रौद्योगिकीय नवाचार का मतलब क्या है? प्रौद्योगिकीय नवाचार का मतलब है कि आप तकनीक में नवीनीकरण कर रहे हो, तकनीक में नयापन ला रहे हो, नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हो। सर तकनीक में नयापन या नवीनीकरण का क्या मतलब है, समझिए ध्यान से। तकनीक में नवीनीकरण या नयापन का मतलब है, जैसे पहले बल्ब आते थे पीले वाले बड़े से, है ना, अब फिर वो बल्ब जल्दी जल्दी ख़राब भी होते थे, बहुत जल्दी गर्म भी हो जाते थे। फिर ज़माना आया CFL का, जिसमें CFL की मदद से, ट्यूब की मदद से, फिर ट्यूबलाइट आया पहले लंबा वाला, वो भी काफ़ी जगह लेता था। फिर CFL आया, होल्डर में ही फिट हो जाता है और पूरी रोशनी ट्यूबलाइट जैसी रोशनी देगा, गर्म भी कम होगा, बिजली भी कम खाएगा, बिजली का बिल भी आपका कम आएगा। तो यानी कि क्या हुआ, तकनीक में सुधार हुआ, तकनीक में नयापन आया। इसे ही हम बोलेंगे प्रौद्योगिकीय नवाचार। तो प्रौद्योगिकीय नवाचार का मतलब हो गया कि जो आप विनिर्माण कर रहे हो, जो प्रोडक्शन कर रहे हो आप किसी भी वस्तु का, उसको बनाने की तकनीक में, बनाने के तरीके में नयापन, नई तकनीक, नई विधि की जब आप खोज करते हो, तो इसे ही हम कहते हैं प्रौद्योगिकीय नवाचार। जो प्रौद्योगिकीय नवाचार होता है वो क्या करता है, वो लागत को भी कम करेगा। और क्या करेगा वो, और वो जो वस्तु बनाई जा रही है उसकी गुणवत्ता को भी बनाए रखेगा। गुणवत्ता का मतलब क्या है, क्वालिटी को भी बनाए रखेगा, या क्वालिटी को और बढ़ा देगा, घटने नहीं देगा। ठीक है। दूसरी चीज़ जो प्रौद्योगिकीय नवाचार है, जो नई नई तकनीक है, वो प्रदूषण, देखते हो पृथ्वी पे कितना प्रदूषण हो रहा है, उस प्रदूषण को भी कम करने में क्या करता है, हमारी सहायता करता है। क्या करता है, हमारी सहायता करता है। जैसे मान के चलो कि पहले जो बल्ब बनते थे, वो बल्ब क्या होते थे, 1 महीने में 10 बल्ब खराब हो गए, तो आप 10 बल्ब फेंकोगे ना भाई, धरती पे फेंक के आओगे ना कहीं तो जब आप उस बल्ब को फेंक के आओगे तो क्या प्रदूषण नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है ना। लेकिन जब आप नई तकनीक लेके आ गए, CFL का ज़माना आ गया, LED का ज़माना आ गया, तब उस केस में क्या हो रहा है कि एक एक बल्ब आपका 2-2, 3-3 साल चल रहा है। प्रदूषण आप अभी भी कर रहे हो, लेकिन अब आप 2 साल में एक बल्ब फेंक रहे हो। पहले आप 10 महीने में 10 बल्ब फेंक देते थे। तो प्रदूषण को भी नियंत्रित करने में मदद करता है क्या, प्रौद्योगिकीय नवाचार। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट है, शोध एवं नई तरीकों की खोज से विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित रखा जाता है। और दूसरा पॉइंट है, प्रौद्योगिकीय नवाचार प्रदूषण को कम करने में भी सहायक है। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है संगठनात्मक ढांचा एवं स्तरीकरण। संगठनात्मक ढांचा एवं स्तरीकरण का मतलब क्या है? संगठनात्मक ढांचा एवं स्तरीकरण का मतलब है कि जब आप आज के डेट में, जब आधुनिक विनिर्माण अगर आप कर रहे हो, जब आप आज की डेट में जो बड़े तरीके से जब आप विनिर्माण करते हो, तो आप देखोगे कि एक संगठनात्मक ढांचा होता है फैक्ट्री के अंदर, कारखाने के अंदर। सर क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है कि मान लो ये एक कारखाना है, इतने पूरे बड़े से एरिया में वो कारखाना फैला हुआ है। क्या है? कारखाना
फैला हुआ है। अब आप क्या देखोगे, मान लो चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री है, तो वो चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री क्या कर रही होगी, ये यहाँ से कच्चा माल आ रहा है। क्या आ रहा है यहाँ से? कच्चा माल आ रहा है यहाँ से, ठीक। अच्छा, अब ये कच्चा माल जब यहाँ से आ गया तो कच्चा माल यहाँ पे आया और इस वाले पोर्शन में गया। इस वाले पोर्शन में आ करके ये जो पोर्शन है, ये जो जगह है, ये अब डिवाइड, काम को बांट दिया है। यहाँ पे कुछ श्रमिक होंगे, कुछ लेबर होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ कच्चे माल से कटाई का काम कर रहे हैं। चप्पल बनाने की बात कर रहे हैं, वो बड़ी सी शीट आ गई, उसमें सिर्फ कट 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 4 नंबर की चप्पल, 5 नंबर की चप्पल, लेडीज़ चप्पल, बड़ों की चप्पल, बुढ़ों की चप्पल, औरतों की चप्पल, सबकी चप्पल बस काट रहे हैं। वो चप्पल का जो बेस होता है जिस पे आप पैर रखते हो एक्चुअली में, उसे काट रहे हैं वो। और ये सिर्फ काटने का काम कर रहा हो, कोई काम नहीं कर रहे हैं। फिर ये इसको अगले कंपार्टमेंट में अगले लोगों के पास भेज दे रहे हैं। यहाँ पे अलग प्रकार के लेबर हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ घिसाई का काम कर रहे हैं। चप्पल को देखते हो ना, किनारों से कितना बढ़िया एकदम प्लेन होता है, स्मूथ होता है, तो काटने के बाद थोड़ा स्मूथनेस हट जाता है, तो वो सिर्फ घिसाई का काम कर रहे हैं, ठीक। फिर इसको एक अलग कंपार्टमेंट में डाल दिया। अब ये यहाँ से यहाँ आ गया, ये क्या कर रहे हैं, ये फीते लगाने का काम कर रहे हैं। चप्पल में फीते होते हैं ना, जिसमें फिर 2 जो बड़ी वाली उंगली और ये वाली उंगली आप ऐसे फंसाते हो और फिर आप पहन के चलते हो, तो सिर्फ फीते लगाने का काम हो रहा है। फीते लगाने के बाद एक और डिपार्टमेंट आ गया, यहाँ पे चप्पलों के ऊपर डिज़ाइन दिया जा रहा है या कलर बनाया जा रहा है, और यहाँ पे पैकिंग का काम हो रहा है मान लो। और फिर फाइनली यहाँ से तैयार माल, कौन सा माल, तैयार माल निकल रहा है और बाजार लेके जाया जा रहा है बेचने के लिए। तो ये जो ढांचा है पूरा का पूरा, इसे ही हम कह रहे हैं संगठनात्मक ढांचा। मतलब इसमें क्या हो रहा है, इसमें चप्पल बनाने के पूरे प्रोसेस को अलग अलग पार्ट में बांट दिया पहले तो, और फिर हर पार्ट को जो श्रमिक कर रहे हैं वो सिर्फ उसी विधा में, वो सिर्फ उसी काम में निपुण हैं, एक्सपर्टीज रखते हैं, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं वो उस तरीके से, और फिर वो वाला काम वो कर रहे हैं। तो संगठनात्मक ढांचा का मतलब यही होता है। और इससे जो स्तर है, जो विनिर्माण का जो स्तर है, वो भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। संगठनात्मक ढांचा एवं स्तरीकरण में वो कह रहे हैं कि आधुनिक विनिर्माण की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहला कि आधुनिक विनिर्माण एक जटिल प्रौद्योगिकी यंत्र है। मतलब आज के डेट में जब आप आधुनिक विनिर्माण की बात करते हो तो आपको जिन मशीनों के साथ काम करना है वो मशीनें सरल मशीनें नहीं हैं। पहले की जैसे नहीं है कि कुल्हाड़ी लिया खट खट काटे जा रहे हैं। भैया दिमाग लगता है ना, बहुत चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो एक जटिल प्रौद्योगिकी यंत्र है। दूसरा, अत्यधिक विशिष्टीकरण की आवश्यकता है। मतलब आपको और नॉलेज बढ़ाने की ज़रूरत है कि हाँ मुझे इस मशीन पर अगर काम करना है तो मुझे नॉलेज और बढ़ाना पड़ेगा। श्रम विभाजन करने की भी ज़रूरत है आपको। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि कटाई का काम, घिसाई का काम, फीते लगाने का काम, कलर का काम, पैकिंग का काम, है ना, श्रम विभाजन भी करता है। और अल्प लागत से सस्ते और अच्छे माल का उत्पादन करता है। इसमें पैसा भी ज़्यादा लगेगा भैया। बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाओगे, बड़ी बड़ी महंगी महंगी मशीनें लाओगे तो पैसा रुपया भी ज़्यादा लगेगा। और नॉर्मल दिहाड़ी वाले मजदूर नहीं चलेंगे, विशिष्ट मजदूर रख रहे हो ना आप, विशिष्ट लेबर का इस्तेमाल कर रहे हो। तो जब विशिष्ट लेबर का इस्तेमाल करोगे तो वो पैसा क्या लेगा, ज़्यादा। और जिसको नहीं आता है वो कम पैसा लेगा, लेकिन फिर पूरे दिन भर आपका काम अटकाए रहेगा। और जो विशिष्ट होगा वो 10 मिनट में काम करके निपटा देगा, लेकिन पैसा ज़्यादा लेगा। दूसरा, बड़े बड़े संगठन इसमें जुड़े हुए हैं। और तीसरा, प्रशासकीय अधिकारी वर्ग भी, मतलब प्रशासन के लोग भी इस पर नज़र वज़र रखे रहते हैं कि हाँ भैया लेबर वेबर को टाइम से पैसा मिल रहा है, कंपनी दे रही है या नहीं दे रही है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये आपके पास में डन है। अब है अगला, अनियमित भौगोलिक वितरण। अनियमित भौगोलिक वितरण, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मैंने इसमें आपको 4 बताए थे। कौशल का विशिष्टीकरण,
यंत्रीकरण, प्रौद्योगिकी, नवाचार, संगठनात्मक ढांचा एवं स्तरीकरण, और अब है अनियमित भौगोलिक वितरण। ठीक है, अच्छा अब ये जो चीज़ है, ये यहाँ पे 5वां गलती से लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे भी इसको काट लेना है, ये अलग टॉपिक है अपने आप में। एक्चुअली आज वाले जो नोट्स हैं थोड़े जल्दी में, समय के अभाव में थोड़ा मैंने ही तैयार किया है, तो थोड़ी बहुत टाइपो एरर हो गया है। इसमें सिर्फ 4 पॉइंट हैं, ये वाला पॉइंट इसमें नहीं आएगा। ठीक, अब है अगला टॉपिक है अनियमित भौगोलिक वितरण। इसमें सवाल ये है कि अगर आप देखोगे तो अगर ये पूरा विश्व है तो पूरे विश्व में हार्डली 10% हिस्सों में ही आधुनिक रूप से विनिर्माण का कार्य किया जाता है, और वो भी ऐसा नहीं है कि ये पूरा इलाका है जहाँ पे आधुनिक विनिर्माण हो रहा है, बाकी जगहों पे नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो कैसा है सर? ऐसा है कि मान लो ये अगर पूरा विश्व है तो थोड़ा विनिर्माण का कार्य यहाँ होता है, कुछ लोगों ने यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाई हुई हैं, कुछ लोगों ने यहाँ पे, कुछ लोगों ने इस देश में, कुछ लोगों ने इस देश में, कुछ चीज़ की फैक्ट्री यहाँ है, कुछ चीज़ की फैक्ट्री यहाँ है, थोड़े थोड़े जगह पे लगा दी है। ऐसा क्यों है? मतलब आधुनिक निर्माण के मुख्य केंद्र विश्व के 10% से भी कम भूभाग पर केंद्रित हैं, आधुनिक विनिर्माण के केंद्र। और आधुनिक विनिर्माण जब मैं बार बार बोलूं तो बुद्धि में, खोपड़ी में बस एक ही बात आनी चाहिए आपकी, और वो बात क्या है कि आधुनिक विनिर्माण का मतलब है कि मैं कहना चाह रहा हूं बड़े स्तर पे, मतलब मशीनों की सहायता से बहुत बड़े स्तर पे जब विनिर्माण हो रहा है, वस्तुओं को तैयार किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, तब हम उस तरीके के विनिर्माण को ही आधुनिक विनिर्माण बोलते हैं। आधुनिक निर्माण में लिप्त देश विश्व के राजनैतिक एवं आर्थिक शक्ति का केंद्र बन गए हैं। देखो ना, अभी कुछ दिन पहले अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप पागल हो गया भाई, उसने इंडिया के ऊपर 50% या 100% का टैक्स लगा दिया है। इससे पहले इंडिया से पहले चाइना से पंगा लेके बैठ गया, चाइना से पहले उसने कनाडा से पंगा लिया, रूस, रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा रहा है अलग अलग प्रकार के, मतलब खुलेआम गुंडई कर रहा है, छुट्टा गुंडई कर रहा है। छुट्टा गुंडई समझते हो ना? मतलब कोई इंसान जा रहा है चुपचाप सड़क पे, किसी ने कुछ नहीं बोला उसको, लेकिन वो गया, किसी को पकड़ा, थड़ 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 मार दिया, और उसको कोई कुछ बोल भी नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो हो सकता है उस इलाके का दबंग व्यक्ति हो। यही काम अमेरिका कर रहा है आज की डेट में, भारत के साथ, चाइना के साथ, कनाडा के साथ। क्यों कर पा रहा है? क्योंकि अमेरिका ने पिछले कई 100 वर्षों से अपने देश को आधुनिक विनिर्माण के केंद्र में बदल दिया है। अमेरिका विश्व में आधुनिक विनिर्माण के सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख केंद्रों में से एक है, और इसी के लिए वो आज पूरी दुनिया में एक राजनीतिक शक्ति बना बैठा है, एक आर्थिक शक्ति बन बैठा है, और इतनी तगड़ी शक्ति है ये अमेरिका कि इससे जल्दी कोई पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता है। मतलब वो लड़का, वो मनचला जिसने सड़क चलते किसी राहगीर को थप्पड़ मार दिया, और राहगीर थप्पड़ खाने के बावजूद भी चुपचाप चल रहा है, क्योंकि राहगीर को भी पता है कि अगर इससे कुछ बोला तो अभी और मारेगा, अभी तो कुछ नहीं मारा है और मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा, इसलिए वो चुपचाप बर्दाश्त करेगा। चाइना क्यों बर्दाश्त कर रहा है? इंडिया क्यों बर्दाश्त कर रहा है? कनाडा क्यों बर्दाश्त कर रहा है? क्योंकि चाइना, इंडिया, कनाडा को मालूम है कि अमेरिका एक राजनीतिक शक्ति है पूरे विश्व में, डिफेंस में भी बहुत मजबूत शक्ति है, आर्थिक शक्ति भी बहुत मजबूत है चाइना की, सॉरी अमेरिका की। इसी के लिए ये जो देश है अमेरिका, वो एक आर्थिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति बन बैठा है। तो सवाल ये उठता है कि जो विनिर्माण के जो स्थान हैं वो अलग अलग जगहों पे क्यों चुने जा रहे हैं? ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि एक जगह पे आपने पूरा का पूरा एक छोटा सा देश ही मान लो, छोटा देश मतलब इंग्लैंड जितना बड़ा देश, मतलब हमारे उत्तर प्रदेश को मान लो, पूरे उत्तर प्रदेश जितना एरिया ले लो और सारे देश के लोग मिल करके वहीं पे आधुनिक विनिर्माण का कार्य करने लग जाएं और वहां से माल बनाएं और पूरी दुनिया में बांटें।
ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? थोड़ा वहाँ पे, थोड़ा वहाँ पे, थोड़ा उस देश में, थोड़ा उस देश में, ऐसा केंद्रीकरण, सकेंद्रीकरण, है ना, क्यों हो रहा है? ये एक सवाल है। और प्यारे बच्चों, मैं आपको आज इसी सवाल पे छोड़े जाता हूँ। अगली वीडियो में मैं आपको इसके कारण बताऊँगा, इसकी बातें कवर करेंगे हम। और अब हम लोग धीरे धीरे, चूँकि आज से अब आपको बोलना नहीं पड़ेगा, अब से आप लोगों की वीडियोस रेगुलर आया करेंगी। और कुछ दिनों में हो सकता है मैं लाइव भी शुरू कर दूंगा, 1-2 दिन और लग सकता है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा। तब तक वीडियो से आप काम चलाइए ताकि आपकी पढ़ाई रुके ना, पढ़ाई का नुकसान ना हो, क्योंकि समय भी काफ़ी कम है। इन चीज़ों को आप पढ़िए, इतना पढ़िए। इसको पढ़ने के बाद आप NCERT से पढ़िए, NCERT को रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, बार बार उसी किताब को पढ़िए, कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। और जिस सवाल के साथ मैंने आपको छोड़ा है, आप उस सवाल के ऊपर ध्यान दीजिए, उस सवाल को पढ़िए, उस सवाल के ऊपर सोचिए, बुद्धि का प्रयोग कीजिए और प्रयास कीजिए कि ये सवाल का क्या जवाब हो सकता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार।